वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने महादेव गोविंद रानडे के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग महादेव गोविंद रानडे के बारे में बात कर रहे थे, उनके आर्थिक विचारों की समीक्षा कर रहे थे। प्रश्न ये था कि महादेव गोविंद रानडे के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें। इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इंट्रोडक्शन देने के बाद में फिर आप सभी पॉइंट्स को डील कर रहे थे, और इसमें ख़ास तौर पर कुछ एक बातों को ख़ास फोकस दिए जाने की ज़रूरत है। इसमें महादेव गोविंद रानडे के इंट्रोडक्शन वाले एरिया में आप कुछ एक चीज़ों को हाईलाइट भी करके अच्छे से दिखला सकते हैं कि उन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था एसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकॉनमी, एसे ऑन द इंडियन पॉलिटिकल इकॉनमी, जिसमें उन्होंने आर्थिक विचारों का संकलन भी किया था। तो अपने तमाम बातों को उन्होंने आर्थिक विचारों के माध्यम से लोगों के पास रखा। भारत की गरीबी, भारत की निर्धनता, भारत की बेरोजगारी, भारत का आर्थिक विकास कैसे हो, इन सभी बातों को अपने आर्थिक विचारों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ एक बातों को अच्छी तरह से समझा था, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना, जिसमें उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों की बातों में वो नहीं आना चाहते थे, उनकी बातों का वो खंडन करते थे, और उनका यह कहना था कि समाज गतिशील है, देश गतिशील है, अर्थव्यवस्था गतिशील है, तो वैसी स्थिति में पुराने विचार आज के इस आधुनिक युग में कैसे थोपे जा सकते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट जो उनका आर्थिक विचार था, जो हम लोगों ने पॉइंट में देखा था, कि अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली, यानी वो ऐतिहासिक तथ्यों पर ज़्यादा जोर देते थे, यानी भूतकाल के अनुभव के आधार पर भविष्य की तैयारी पर ज़्यादा जोर देते थे। तो उनका अध्ययन प्रणाली इस तरह का था। फिर हमारा तीसरा पॉइंट था, जिसको हम लोग देख रहे थे, संरक्षण नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्लान्ड इकॉनमी। प्लान्ड इकॉनमी के संदर्भ में भी उन्होंने बात कही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो प्लान्ड इकॉनमी के माध्यम से होना चाहिए, नियोजित होनी चाहिए, और वे ये चाहते थे कि कभी भी कोई आर्थिक विकास एक उस देश के परिप्रेक्ष्य में रखकर आर्थिक नीति बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पाश्चात्य देश या पश्चिमी देशों की बनाई गई आर्थिक नीति को आप भारत जैसे देश में आप थोपें और उसके आधार पर आर्थिक नीति को आप इम्प्लीमेंट करें, जो भारत के परिवेश में बिल्कुल गलत होगा। इस तरह से वो नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के अनुकूल, जो भारत को सूट करता हो, चूँकि जिस समय ये बात हो रही थी उस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था, और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, हर तरफ बेरोजगारी, निर्धनता फैली हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की थी। फिर उनका नेक्स्ट पॉइंट था संरक्षण संबंधी नियम। संरक्षण के संबंध में उन्होंने यह कहा था कि जैसे इंग्लैंड जैसे देश में जो गतिशील है, आर्थिक विकास में काफ़ी सक्षम है, तो वैसे देशों की जो आर्थिक नीति थी, मुक्त व्यापार की नीति, वो भारत में नहीं अपनाई जानी चाहिए, उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी वो मुक्त अर्थव्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। और भारत के संदर्भ में जो आर्थिक नीति बननी चाहिए, भारत के सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। इन बातों को उन्होंने जोर दिया था अपने इस बात के दौरान। फिर उनके थे आर्थिक विचार में एक टॉपिक था औद्योगिकरण के पक्ष में तर्क, यानी वो जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते जो भी कृषि से पैदावार होती है, अगर उसका उचित उपयोग उद्योगों में किया जाए तो उद्योगों का भी काफ़ी अच्छा विकास होगा, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें कि आप कृषि और उद्योग को साथ लेकर चलें, तब प्रॉपर कॉम्बिनेशन से देश का आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ गति से होगा। तो वो औद्योगिकरण की पक्ष की बात करते थे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की बात करते थे ताकि देश का विकास हो, तो वो औद्योगिकरण के पक्ष में थे। नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा निर्धनता के संबंध में विचार, जो इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे,
तो निर्धनता के संबंध में उनकी जो धारणा थी उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले राणा डे ने लोगों का ध्यान भारत की गरीबी की ओर केंद्रित किया और भारत में गरीबी के प्रमुख कारण बताए, जो इस प्रकार है, जिसमें आप कुछ एक पॉइंट्स है जो आप मैंने नोट्स बनाया है, उसके आधार पर आप उसको नोट डाउन भी करेंगे, आप उसको लिखने का प्रयास भी करें। तो उसमें आप पहला पॉइंट दे सकते हैं कि देश का कृषि प्रधान होना और कृषि को परंपरागत तरीके से किया जाना। उनका यह मानना था कि भारत की निर्धनता के पीछे सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में अभी कृषि की कोई नई तकनीक नहीं अपनाई गई है। तो उस परिवेश में, उस परिप्रेक्ष्य में जो परंपरागत तकनीक होती है, हल बैल के द्वारा खेती करना, वर्षा पर, मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होना, तो इस तरह से वो परंपरागत तरीके से जो लोग खेती करते थे, कृषि प्रधान देश होने के नाते किसी तकनीक का अभाव था। तो ये सब कारण है कि भारत की उपज कृषि में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही थी, जिससे कि किसान जो अपने खेत से जुड़े हुए थे या दूसरे की खेतों में खेती भी करते थे, तो उनको प्रॉपर ढंग से इनकम नहीं हो पाता था। नेक्स्ट पॉइंट को आप दे सकते हैं इसी में कि देश में उद्योग धंधों के विकास के लिए पूंजी की कमी, यानी देश में उद्योग धंधों का विकास ना के बराबर था और जो भी इन्वेस्टमेंट होता था वो अंग्रेज अपने हिसाब से करते थे, जिसमें उनका अपना मोनोपोली था और अपना स्वार्थ सिद्धि था। तो देश में उद्योगों के स्थापना के लिए पूंजी की बहुत कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट उसी में आप समझा सकते हैं, देश में भूमि सुधार कार्यक्रमों का अभाव तथा दोषपूर्ण भूमि नीति, लैंड रिफॉर्म्स की एक नितांत आवश्यकता थी उस समय, इसकी कमी देखी गई। तो भूमि सुधार कार्यक्रम उस समय वैसे नहीं थे। तो भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं होने के कारण, भूमि का आवंटन सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण, भूमि का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाने के कारण भी एक कारण था, जिससे कि पैदावार कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कम थी और लोगों को जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए थे उनका जो आय था वो काफ़ी कम था। फिर आप देख सकते हैं पूंजी निवेश के अवसरों का अभाव तथा देश में बैंकिंग सुविधाओं का ना होना, यानी पूंजी निवेश के जो भी अवसर थे उनका काफ़ी नितांत ढंग से अभाव था और देश में बैंकिंग सुविधाएं उस समय उतने ढंग से नहीं थी जैसे कि आज है। तो इन सभी बातों को उन्होंने निर्धनता के साथ जोड़ा कि निर्धनता के पीछे ये सारे मेन कारण हैं। अगर इस कारणों को अच्छे ढंग से समझा जाए और इस कारणों के ऊपर काम किया जाए तभी भारत जो है वो निर्धनता की बेड़ी से बाहर निकल पाएगा। तो भारत में निर्धनता के पीछे क्या कारण थे, उन्होंने अपने आर्थिक विचारधारा के माध्यम से इस तरह समझाया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लगान संबंधी विचार। लगान की थ्योरी हम पढ़ते हैं रिकार्डो का, इकोनॉमिक्स में काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो चूँकि लगान के सिद्धांत से जुड़े हुए रिकार्डो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। तो जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के खिलाफ थे, उनकी कड़ी आलोचना करते थे, तो वो रिकार्डो के किसी भी बात से सहमत नहीं थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि राणा डे रिकार्डो के विचारों से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार भारत में जमींदारों के बीच भूमि को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रतियोगिता नहीं है। राणा डे का यह मानना था कि किसानों की गरीबी का प्रमुख कारण उनसे वसूल किया जाने वाला लगान है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि उस समय के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, दूसरे के खेतों में खेती करते थे, प्रॉपर ढंग से अनाज नहीं उत्पादित हो पाता था और उनसे काफ़ी ऊंची रकम के तौर पर लगान वसूला जाता था, जिससे उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। तो इन्होंने इस बात का खंडन किया और बताया कि निर्धनता के पीछे ये भी एक कारण है कि किसानों से लगान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वसूला जाता है। उनका यह मानना था कि भूमि उन हाथों में जाने से रोका जाना चाहिए जो स्वयं खेती नहीं करते हैं, यानी कि वो इसके खिलाफ में थे कि अगर भूमि जिनके पास है और वो अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में भूमि का आवंटन या न्यू लैंड रिफॉर्म्स के तहत जो भी एक सर्कुलेशन बनेगा उसमें उन लोगों को भूमि उनके हाथों में जाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो खेती नहीं करते हैं तो उनके पास भूमि क्यों रहे। राणा डे ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की भी बात कही थी।
राणा डे के आर्थिक विचार में इस बात की भी झलक मिलती है, कहीं ना कहीं वो जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ में थे। जमींदारी व्यवस्था को वो प्रोत्साहन देना नहीं चाहते थे, उनकी कड़ी निंदा करते थे, उनकी आलोचना करते थे। इस प्रकार राणा डे के लैंड रिफॉर्म संबंधी कार्यक्रम जो हैं वो वर्तमान समय के लैंड रिफॉर्म संबंधी कार्यक्रमों से काफ़ी मेल खाते हैं। यानी आज के जो लैंड रिफॉर्म्स के नियम हैं वो राणा डे के आर्थिक विचारों से काफ़ी मेल खाते हैं। इस तरह से लगान संबंधी विचारों की व्याख्या आप इस तरह से राणा डे के संदर्भ में आप कर सकते हैं। फिर उनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट उनका था कि जनसंख्या संबंधी विचार, जनसंख्या के संबंध में वो क्या विचार दिए थे। तो राणा डे हमेशा जनसंख्या के उचित वितरण की बात करते थे। उनका यह मानना था कि कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या का वितरण समान रूप से होना चाहिए, अतः जनसंख्या का वितरण सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। यानी वो कहीं ना कहीं जनसंख्या के समुचित वितरण की बात करते थे, लेबर इंटेंसिव सिस्टम की बात करते थे, जहाँ पर श्रमिकों का उचित वितरण हो, उद्योगों के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो, और अगर सामूहिक ढंग से उनका उचित वितरण होता है तो सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकास की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट था उनका अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि राणा डे के विचार से ये झलक मिलती है कि राणा डे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि गर्म देश यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देश केवल कच्चे माल का उत्पादन करें, जबकि शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश यानी ठंडे जलवायु वाले प्रदेश देश में निर्मित माल का उत्पादन करें। इस प्रकार दोनों ही देशों का हित होगा। यानी कहीं ना कहीं क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये चाहते थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का यह मानना था कि जो देश उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है उनको सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल पैदा करना चाहिए, कच्चा माल पैदा करना चाहिए, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले प्रदेश हैं उनको निर्मित मालों का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन ये सरासर गलत बात थी। इसको महादेव गोविंद राणा डे नहीं मानते थे। उनका यह कहना था कि इस तरह से तो देश में, पूरे विश्व में एक दरार पैदा हो जाएगी कि कुछ गिने चुने देश का ही उचित ढंग से विकास होगा और कुछ देश निर्धनता की खाई में निरंतर डूबते चले जाएंगे। तो उनके अनुसार इस क्रिया से कुछ देशों को लगातार प्रगति करने का मौका मिलेगा और कुछ देश पिछड़ जाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो इस क्रिया से शीतोष्ण जलवायु वाले देश उष्ण जलवायु वाले देशों का हमेशा शोषण करते जाएंगे। इस प्रकार के श्रम विभाजन का विशेष महत्व नहीं है। फिर आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं अंत में, कंक्लूजन में पैराग्राफ चेंज करके, कि इस तरह इन उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राणा डे अपने युग के एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय अर्थशास्त्र की नींव डाली और भारत में कृषि व्यवस्था को सुधारने और औद्योगिकरण की नींव के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए। आगे चलकर राणा डे के विचारों का प्रभाव गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी पर भी पड़ा। इसलिए राणा डे का आधुनिक विचारधारा में उनके विचारों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप कभी महादेव गोविंद राणा डे के ऊपर अगर आपको कोई टॉपिक्स पूछा जाए तो आप इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से पहले पॉइंट्स का असेंबल करेंगे, एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देंगे और हर एक पॉइंट्स को जैसा मैंने समझाया है नोट्स के माध्यम से आपकी सहूलियत के लिए उस तरह से आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखिए।